और आज भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ा दिन है क्योंकि अब से 1.5 घंटे बाद ही T20 की फाइनल जंग लड़ी जाएगी जिसको जीतकर टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा कर सकती है। इसके अलावा बात फीफा वर्ल्ड कप की भी करेंगे जिसमें सेमीफाइनल्स टीमें जो हैं वो तय हो गई हैं और रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। हमारे साथ हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट बनिंदर सिंह जिनसे हम बात करेंगे ब्रिस्टल T20 की, और हमारे साथ हैं नसीम अख्तर हमारे फुटबॉल एक्सपर्ट जिनसे हम बात करेंगे सेमीफाइनल मुकाबलों को लेकर। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं किस तरीके से टीम इंडिया तैयार है इंग्लैंड पर वार करने के लिए। सर, इंग्लैंड ने कमबैक किया जबरदस्त सेकंड मैच में कार्डिफ में और 1-1 से सीरीज को लाए, लेकिन क्या वो कॉन्फिडेंस आया है उनके पास भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ जिसके दम पर वो भारत से टक्कर ले सके? देखिए, जीतने के बाद कॉन्फिडेंस तो आता है और जिस बॉलर ने पहले मैच में 5 विकेट्स ली थी उसके 4 ओवर में आपने 34 रन बनाए हो और किसी तरह की परेशानी ना हुई हो तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम का ज़रूर बढ़ा होगा। प्रॉब्ली वो यही सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 5-0 से वनडे इंटरनेशनल जीते थे, T20 का भी मैच जीते थे, इंडिया के अगेंस्ट एक मैच हारे, प्रॉब्ली एक वो हिकअप था जिससे कि हम निकल कर आ गए और दूसरा मैच जीता है। लेकिन इंडिया का भी कॉन्फिडेंस कहीं भी गिरा नहीं होगा क्योंकि पहला मैच जीते, दूसरे मैच में भी केवल 149 का टारगेट था इंग्लैंड के लिए, उसमें भी आखिरी ओवर तक ले गए। और अगर पहला ओवर पहली बॉल जो यॉर्कर डाली होती और उसमें रन्स ना बनते तो फिर बहुत ज़्यादा दबाव बना सकते थे इंग्लैंड की टीम के ऊपर। सो इस इंडियन टीम की खासियत ये है कि लड़ती है, हारे भी तो लड़ के हारे, इसलिए ऐसी टीम का कॉन्फिडेंस कम नहीं होता। सो दोनों टीमों का मुझे लगता है कॉन्फिडेंस बिगड़ा नहीं होगा, लेकिन इंडियन टीम को ब्रिस्टल में एडवांटेज होने वाला है क्योंकि ये दिन में मैच है, वहाँ के लगभग 2 बजे के करीब का मैच है। अच्छी खासी गर्मी है और पिच पे इतनी घास नहीं होगी जितनी कार्डिफ। लेकिन स्क्वायर बाउंड्रीज यहाँ पे भी बड़ी है कार्डिफ की तरह, और जैसा कहा जा रहा था कि स्पिनर्स के लिए फिर दिक्कत है क्योंकि वहां पर जैसा कि कार्डिफ में हमने देखा सक्सेसफुल नहीं हुए ज्यादा स्पिनर्स, तो ब्रिस्टल में भी वही सीन है, स्क्वायर बाउंड्रीज काफी बड़ी है बजाय की सीधी बाउंड्रीज। नहीं, कार्डिफ में सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुए क्योंकि उस पिच के ऊपर थोड़ी सी घास थी, बॉल स्किड कर रही थी, जूसी बाउंस भी था, बिल्कुल बॉल टर्न नहीं हो रही थी। यहाँ पर आपको, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैनचेस्टर में पिच थी, सूखी सी पिच होगी जहाँ की लेग स्पिनर्स जो हैं, रिस्ट स्पिनर्स जो हैं, अगर फिंगर स्पिनर्स हैं उनकी बॉल आप कह सकते हैं कि शायद टर्न ना हो, लेकिन रिस्ट स्पिनर्स की थोड़ी सी भी ग्रिप मिल जाए तो बॉल टर्न होनी शुरू हो जाती है। और जिस लय में आए युजवेंद्र भी जब उन्होंने दूसरे मैच में बॉलिंग की डिफिकल्ट पिच के ऊपर, मुझे लगता है कि स्पिनर्स को खेलना इतना आसान नहीं होगा इंग्लिश बैटिंग लाइनअप। चलिए मनी सर, भारतीय बल्लेबाजी की भी बात कर लेते हैं। हमारे ओपनर्स पे काफी दारोमदार रहता है जब हम वनडे क्रिकेट खेलते हैं, स्पेशली इंग्लैंड में शिखर धवन का रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है, रोहित शर्मा ने भी यहाँ पे अच्छे खासे रन स्कोर किए चैंपियंस ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं। लेकिन 2 T20 में अगर मैं देखूं अलग अलग तरीके से दोनों आउट हुए हैं, शायद थोड़ा सा अप्रोच वो नजर नहीं आया जो होना चाहिए था क्योंकि इंग्लैंड ने भी अब अपने भारत ने जब पिछला दौरा किया था उसके बाद अब आए हैं तो बॉलिंग लाइनअप काफी चेंज हो गई है, लेकिन ओपनर्स ने भरोसा नहीं दिखाया। देखिए, केयर फ्री एटीट्यूड होना एक चीज बात है, केयरलेस एटीट्यूड होना एक दूसरी बात है। और मुझे लगता है कि दोनों बैट्समैन को अगर आप देखें, जिस तरह से शिखर धवन पहले मैच में दूसरी तीसरी बॉल उड़ाने चले गए, क्लीन बोल्ड हो गए, और फिर दूसरे मैच में जिस तरह से रन आउट हुए, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप इस तरह से रन आउट हो जाएं, इसको कहते हैं केयरलेस एटीट्यूड। और रवि शास्त्री ने इन दोनों को खींचा होगा, रोहित शर्मा भी जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, IPL में भी उनके रन्स नहीं बने, और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगने लगा है कि अब जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है उनके रिफ्लेक्सेस स्लो लगने लगे हैं। लेकिन रोहित के साथ हमने पहले भी ये देखा है कि उनके रिफ्लेक्सेस स्लो लग रहे होते हैं, लेकिन एक इनिंग्स खेलते हैं फिर वो लगातार रन्स बनाने शुरू कर देते हैं। लेकिन उनका जागना बहुत ज़रूरी है इंडियन टीम के लिए क्योंकि इस समय वो लेजी एलिगेंस के चक्कर में ऐसे फंसे हुए हैं कि कुछ ज़्यादा लेजी हो गए और इंग्लैंड के पिचेस के ऊपर वो नहीं चलेगा। मनी सर, बैटिंग ऑर्डर में शायद चेंज ना हो, जो कॉम्बिनेशन विराट कोहली ने लगातार अपनाया है सीरीज में, यानी कि नंबर 4 पोजीशन वो नंबर 3 लोकेश राहुल, यही कॉम्बिनेशन रहेगा इसमें भी। और शायद लोकेश राहुल ने जो ट्रेलर दिखाया था फर्स्ट मैच में उसकी जरूरत तीसरे मैच में भी है क्योंकि सेकंड मैच में जिस तरीके से विकेट छोड़कर आउट हुए वो बता रहा है कि शायद आपने इनिंग्स तो बड़ी खेली लेकिन एक मेंटल जो मैच्योरिटी आनी चाहिए वो दिखाई नहीं आपने सेकंड मैच में। देखिए, आप बड़े प्लेयर हो सकते हैं लेकिन इंटेलिजेंट प्लेयर होना भी बहुत ज़रूरी है, किस तरह की पिच के ऊपर अपने आप को किस तरह से ढालना है। क्योंकि जिस तरह की पिच थी कार्डिफ में, वो पिच ऐसी थी जहां पर कि थोड़ा सा टिक कर खेलना ज़रूरी था ताकि बॉल सीम राउंड कर रही थी, बाउंस कर रही थी, जैसे आपने भी बताया कि पिच में जूस था, वो सब भाप लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आप शॉट्स लगा सकते हैं। इंग्लैंड में आपको कई पिचेज ऐसी मिलेंगी जहां पर कि आप जाते ही शॉट्स नहीं लगा पाएंगे, और KL राहुल ने भी वही गलती की दूसरे मैच में, और वो भी तब जबकि आपके विकेट गिर चुके थे, उस समय दबाव था आपके ऊपर, वहां पे शायद ये जोखिम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन मनी सर, भुवनेश्वर कुमार, शायद उनकी गेंदबाजी में वो पैनापन नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ भी हमने देखा वो दमखम नहीं था, IPL का सीजन भी उनका इतना खास नहीं गया। क्या दीपक चाहर को यूज किया जा सकता है क्योंकि इंडिया A के लिए उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, 5 विकेट हॉल भी लिया
और सबसे बड़ी बात ये कि स्विंग कराना जानते हैं, मूव कराना जानते हैं बॉल को बाहर की तरफ। बहुत बढ़िया मूव कराते हैं चहर, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। भुवनेश्वर का जहां तक सवाल है, मुझे लग रहा है आईपीएल में भी उन्हें इंजरी थी जिसकी वजह से उन्होंने कई मैचेस नहीं खेले और 100% रिकवर नहीं किए हैं, क्योंकि जो उनका रनअप हुआ करता था, जो रिदम हुआ करती थी, वो देखने को नहीं मिल रही। सो थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा, टीम को सोचना पड़ेगा। प्रॉब्ली अगर इस मैच में चेंज नहीं करते और वो विकेट्स नहीं लेके देते तो शायद वनडे मैचेस में आप देखेंगे कोई ना कोई चेंज। जी हाँ, लेकिन वनडे मैचेस में जसप्रीत बुमराह की जगह आएंगे शार्दुल ठाकुर, तो वहां पे क्या चेंजेस विराट कोहली करेंगे। लेकिन हाँ, दारोमदार विराट कोहली के ऊपर है। और आप ये देख लीजिए, भारतीय बल्लेबाजी में कोई भी परफॉर्म करे, घूम फिर कर कड़ी विराट कोहली पर ही आती है। कार्डिफ में तो साबित हो गया कि विराट कोहली का मैदान पे टिकना जरूरी है, विराट कोहली के बल्ले से बड़े रन जो हैं वो निकलने जरूरी हैं। और शायद ब्रिस्टल में भी टीम इंडिया यही उम्मीद करेगी कि कप्तान फायर करें, मैच तभी जीतेंगे। विराट कोहली पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। और मनी सर, जो लास्ट हमने T20 मैच देखा था, उसमें विराट कोहली ने दिखाया किस तरीके से वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, किस तरीके से उनका विकेट पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद इस मैच में भी ज़रूरत पड़ेगी विराट कोहली। देखिए, विराट से पहले भी जो 3 बैट्समैन हैं वो भी बहुत मेरे ख्याल से क्लास बैट्समैन है। रोहित की बात करें, शिखर धवन की बात करें, केएल राहुल के बारे में हम जानते हैं कितने टैलेंटेड प्लेयर है। बल्कि सुनील गावस्कर ने तो ये भी कह दिया कि नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ इंडियन क्रिकेट। लेकिन इन खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। लेकिन विराट कोहली का जहाँ तक सवाल है, जो बड़ा प्लस है कि विकेट के ऊपर उन्होंने कुछ समय बिताया है, उनके बैट से कुछ रन्स आए हैं, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे आने वाली वनडे सीरीज में भी और टेस्ट मैचेस में। जी हाँ, बिल्कुल चैलेंज है विराट कोहली के लिए, क्योंकि इंग्लैंड में पिछला दौरा तो उनका सक्सेसफुल नहीं रहा था। लेकिन जैसे रवि शास्त्री ने कहा कि 4 साल हो गए, 1000 से ज्यादा दिन हो गए, प्लीज उन चीजों को रिमाइंड मत करिए। ये विराट कोहली अलग विराट कोहली है। चलिए, ये तो बात ही क्रिकेट की, बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2018 की। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने स्वीडन को 2-0 से हरा दिया। इंग्लैंड की तरफ से हैरी मैगवायर और डेले अली ने गोल किए। दोनों गोल हेडर के जरिए किए गए। इंग्लैंड की ओर से मैगवायर ने 30वें मिनट में और अली ने 58वें मिनट में गोल किया। इंग्लैंड ने मैच में दबदबा बनाया। स्वीडन को एक भी गोल करने का मौका नहीं दिया गया। खास बात यह है कि इंग्लैंड 28 साल बाद वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। नजीम भाई, हमने पिछली टीमें देखी थी इंग्लैंड की, लास्ट टू लास्ट वर्ल्ड कप भी टीमें देखी थी, स्टार बहुत ज्यादा भरे होते हैं लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आती थी। ये टीम शायद कुछ अलग है, इस टीम में स्पार्क है और जा सकती है फाइनल तक। जी हाँ, आप देखिए, सिर्फ स्पार्क ही नहीं है, अब जो है ये तो वर्ल्ड कप के बाद अब यहाँ से काफी स्टार्स पैदा हो गए। जैसे आप हैरी केन को देख लीजिए, लिंगार्ड को देख लीजिए, रहीम स्टर्लिंग को देख लीजिए, एस्ले यंग को देख लीजिए। इनके गोलकीपर जो सबसे यंग गोलकीपर हैं, जिन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल दोनों में चर्चे तो इस समय वर्ल्ड फुटबॉल में हो रहे हैं नसीम। जी हाँ, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको रवीश की आने वाले दिन में अब ये स्टार बन गए। आप देखिए इस इंग्लैंड टीम के जो अभी परफॉर्मेंस है उससे अब उनके पुराने जितने स्टार्स थे किसी का नाम नहीं आ रहा है। जिसमें वैन रूनी ने सबसे पहले उन्होंने बोला था कि ये टीम का ऐसा पोटेंशियल और ये टीम ऐसी दिख रही है कि ये वर्ल्ड कप चैंपियन हो सकती है। और ये 1996 के बाद इस बार ऐसा लग रहा है, इवन इंग्लैंड के सपोर्टर्स बोलिए, कोच, पुराने जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, उनका भी ऐसा मानना है कि ये इंग्लैंड टीम इस बार, जैसे बोला जा रहा है कि कोई नई टीम चैंपियन होकर आगे, उसमें इंग्लैंड हो सकती है, क्योंकि इंग्लैंड ने वैसा मैच खेला। और आप देखिए, इंग्लैंड ही एक ऐसी टीम है जिसने अपने सारे मैच 90 मिनट्स में ही जीते हैं। कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया, अभी तक कोई पेनल्टी नहीं लिया। उस हिसाब से इंग्लैंड टीम चैंपियन के रेस में सबसे आगे है। और नजीम, खास बात ये भी जो कि उनके कोच के बारे में भी कहा जा रहा है कि जो कोच ने जो कोचिंग दी है, शायद इंग्लैंड में बहुत बड़ा सम्मान साउथगेट को मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि स्टार्स प्लेयर्स लाने या कोई अनुभवी खिलाड़ी लाने, यंग बंच पर ज्यादा भरोसा जताया। आप देखिए, इस वर्ल्ड कप में जितनी भी टीमें हैं, जितने यंग प्लेयर हैं, वो अब तक इस वर्ल्ड कप में बने हुए हैं सेमीफाइनल में। अर्जेंटीना आउट हो गई, पुर्तगाल आउट हो गई, ब्राजील यंग टीम थी, उसको मैं थोड़ा सा बैड लक बोलूंगा क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। और जो उनके कोच को आप जैसा बोल रहे हैं कि उनको अगर कुछ अच्छा सम्मान दिया जाएगा, ऑलरेडी उनको दे दिया गया है। उनको 2020 में यूरो कप के लिए कोच अभी से उनको अनाउंस भी कर दिया गया है। और बट अभी उनका फोकस सिर्फ वर्ल्ड कप पे है। ये अगर ये वर्ल्ड कप वो चैंपियन होते हैं तो ये साल इंग्लैंड के लिए एक हिस्ट्री होगा, क्योंकि इसी साल में अंडर 17 वर्ल्ड कप जीते, अंडर 20 वर्ल्ड कप जीते हैं। और ये उनका सबसे वाइटल फोकस उस पर ही है। इसलिए इंग्लैंड टीम का ये साल, लास्ट 2 साल काफी अच्छा गया, तो उस हिसाब से जो है इंग्लैंड टीम सब कुछ उसके फेवर में जा रहा है। जी हाँ, यंग लॉट उनकी तैयार हो रही है। लेकिन जिस सम्मान की मैं बात कर रहा था, शायद सिटीजनशिप साउथगेट को दे दे वहां पे इंग्लैंड में। रवीश, आप देखिए एक चीज, आपने देखा होगा मैच की पहले रशिया ने लीड लिया, फिर क्रोएशिया ने उसको इक्वलाइज किया, फिर एक्स्ट्रा टाइम में क्रोएशिया ने लीड लिया, फिर रशिया ने उसको इक्वलाइज किया। तो ये वर्ल्ड कप का ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था
कि मतलब मैच ड्रॉ हुआ, जब टाई ब्रेकर में गया तो टाई ब्रेकर में गोलकीपर का सबसे ज़्यादा रोल इसलिए हो जाता है कि, और क्रोएशिया का गोलकीपर ऑलरेडी वो प्री क्वार्टर फाइनल टाई ब्रेकर में जीता गया था, इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट में थे कि वो तो ये भी जीता के आए थे। हाँ। स्पेनियल के खिलाफ तो ये भी जीते थे जी। बट इनके गोलकीपर एक चीज अच्छा कि इनके पास जो पेनल्टी लेने वाले काफी कॉन्फिडेंट वाले प्लेयर्स हैं, मैक्सिमम सीनियर्स प्लेयर थे, और जितने भी सीनियर्स प्लेयर आप देखिए गोल मारा, रैकिटिक ने प्री क्वार्टर फाइनल के भी लास्ट मैच में उन्होंने गोल मार के जिताया था, इसलिए 5वां पेनल्टी के लिए उनको रोक के रखा था कि वो मार के उसको खत्म करेंगे। और वही चीज हुआ जिस तरीके का आपने प्लान बनाया था, जैसे रशियन कोच ने 19 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम के लिए अपना डिफेंस के बाद अटैक करेंगे, अटैक के बाद डिफेंस करेंगे, जो उनका एक प्लानिंग है, तो उसी हिसाब का प्लानिंग क्रोएशिया ने भी किया था। राइट। और नसीम, अगर देखा जाए तो रशिया की तारीफ जरूर करनी पड़ेगी जिस हिसाब से उन्होंने अपनी कैंपेन को बिल्टअप किया था। हार गए क्वार्टर फाइनल में, लेकिन दिल जरूर जीता इस रशिया की टीम ने। हमारे साथ नसीब जुड़े हुए थे, हमारे साथ मनीष जुड़े हुए थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए गुड इवनिंग नेशन।